बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा जफर घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। अच्छा जी, किसी के हालात ज़िंदगी में हैं जो ख़राब हो रहे हैं, किसी के बेहतर हो रहे हैं, और जिनके ख़राब हो रहे हैं वो सोचते हैं कि ऐसा क्या है मेरी इतनी कोशिश के बावजूद, मेरे इतनी मैं उस पर इतनी स्ट्रेंथ अपना इनपुट डाल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्या यार मेरे हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। क्या मेरे अंदर कोई कमी है या मेरी कोशिश में कोई कमी है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ये नहीं होता, इस बात पे यकीन रखना है। और इस यकीन का दामन जो है, आपने इस फेथ का दामन कभी हाथ से नहीं जाने देना। यही ज़िंदगी का नाम है और यही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। अपने दिन कैसे गुजारने हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसा कि आज हमें ये दिन दिया है, और ये इस चीज़ की अलामत है कि हमें कुछ नया सीखना है, और यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारा स्टेप फॉरवर्ड है। और इसी उम्मीद के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं और सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे इस शो में। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिप्रा और डोए नायाब हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप दोनों? सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी, और हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में मजीद नए मेगा प्रोजेक्ट के आगाज़ का ऐलान। अकबर चौक मनसूबे के 153 फाइल्स मुकम्मल कर लिए हैं। निगरान हुकूमत का अस्पतालों की हालत-ए-ज़ात बेहतर करने का मंसूबा है और लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर 2 अरब 30 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। LDA के 9 अफसरान तब्दील, 1 विंडो सेल 5 बजे तक खुलेगा। अच्छा जी, तो पहले तो इंतहाई अफसोसनाक खबर आज सुबह ये वाक़या पेश आया। दुआ करनी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। ऐसे जो अंदोनाक वाक़यात होते हैं और अनजाने में जो अमवात होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा ख़ानदान जो है, बल्कि पूरी बस्ती, पूरा टाउन, पूरा मुआशरा आपका जो है ना, उसको हिला कर वो रख देते हैं। ये अब किस तरह आग लगी है देखें, चल तो रहा है कि रेस्क्यू 11122 ने बर वक्त कार्रवाई की है। अब कितनी देर में उनको बुलाया गया, कितनी देर में पहुँचे, किस तरह रोका गया। 10 अफराद का एक ही घर में रह जाना, फिर उनकी इवैक्यूएशन ना होना, निकलना ना, एग्जिट ना मिलना। अंदरून लाहौर में घर तो इसी तरह के ही हैं कि आपने एक मरला, 2 मरले, एक घर में खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ होती है तो आपके, क्योंकि वो कंजस्टेड एरिया होता है, तो बाकी लोगों को फ़ौरन से पता चल जाता है। अब यहाँ वहाँ घर जो है 2-3 मरले का अगर घर है तो उसमें 2-2, 3-3 मंजिलें घर बनी हुई हैं। एक मरले का ये घर था, एक मरले का घर, इस पर भी इसी तरह होगा। मैं ये नहीं इस ख़ानदान पर नहीं जा रहा। हम लोग सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि हम खुद बुझाएं। हालांकि हमें सबसे पहले एमरजेंसी पे जाना चाहिए। हमारे पास जो एमरजेंसी नंबर्स हैं, हमें उस पे जाना चाहिए। रेस्क्यू को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें। लेकिन हमारी आवाम के पास ऐसी अवेयरनेस नहीं है। आप जानते हैं कि जो बस्तियों में हमारे अफराद बसते हैं, उनके पास ये अवेयरनेस ही नहीं है कि किस नंबर पर कॉल करनी है। कॉल करेंगे तो क्या वो आ जाएंगे? अब देखें ना, पल में एक मरले का घर है, पूरा का पूरा घर जल कर राख हो जाए, और उसके बाद जो 10 अफराद का चल रहा है, 9 अफराद का 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और जो एक जो सरबराह था, वो एक और किराए का घर लेने के लिए निकला हुआ था घर से, जिसकी वजह से वो बच गया। और एक जो उसका बेटा था, उसने छलांग लगाकर कूद कर छत से अपनी जान बचाई है। उसने भी क्या जान बचाई है जब उसके अपने सारे चले गए, उसकी भी क्या ज़िंदगी रह गई है। सारे ही चले गए ना। अब मुझे बताएं, इसका क्या मतलब है कि आपके जो आग लगी है, जो आपका दाखिली और खारजी रास्ता है, वो मिला ही नहीं लोगों को निकलने के लिए। वहाँ आग मौजूद होगी और उस आग की इतनी सख्त किस्म की आग होगी कि निकलना मुश्किल हो गया। जब छलांग लगाई खिड़की के, इसका मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो एक बंदा जो निकला हुआ था मौजाना तौर पर बच गया। बेसिकली अंदरून लाहौर, शायद दुरे नयाब इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे, ये इस मानसून सीज़न में भी आता है कि हम बिल्डिंग जो बसीदा हैं उनको करेंगे, SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली 2 महीने जब बारिशें होती हैं उसके बाद ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ ये LDA की बात कर लें, टाउन की बात कर लें, नक्शों की बात कर लें, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक मरले के घर में हम जो भी बिल्डिंग बनती है, एमरजेंसी एग्जिट तो होती है ना, कहीं ना 3 मंजिला घर था, एक मरला। आप सोचे ना, वहाँ से कैसे निकल सकते हो ना। वहाँ और इस तरह वहाँ पर पूरी बस्तियाँ हैं जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हम उस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें शाहिद मेरा ख्याल है कि LDA को हम बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिश्वत बहुत ली जाती है, वहाँ पर लोगों के काम बॉल लटकाए जाते हैं। लेकिन जब उसका आप एक तकाबली जायज़ा लेते हैं, टाउन प्लानिंग जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है उसकी निस्बत बहुत बेहतर है। वो घरों के अंदर जो नक्शे हैं, उनके प्रॉपर रास्ते, राहदारियाँ, हवा का सिस्टम, सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन अंदरून शहर में चाहे आपकी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है,
ये आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो इन चीज़ों को नहीं देखती। अब ये जो शाहिद ने बात की थी कि एक मरले के घर में देखें कहाँ से एग्जिट होना था, एक ही एग्जिट है, एक ही एंट्रेंस होनी थी और इतने सारे अफराद हैं। तीसरी मंजिल पर ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आप एक मरले की बिल्डिंग पे किस तरह से एंट्रेंस एग्जिट और इमरजेंसी एग्जिट को इंश्योर कर सकते थे। दूसरी बात, आपने वहाँ पे जो नक्शे देखने होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें, तंगो तारीख बिल्डिंगें आपने मानसून गर्मियों से पहले देखनी होती हैं, तो हमारे इंतज़ामी इदारे सो रहे थे। हमारा कमिश्नर ऑफिस, हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कहाँ पे था? उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर नहीं करना कि अगर यहाँ पे आग न लगती खुदा ना खास्ता, तो जितनी हैवी बारिशें हो रही उससे बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। तो आपने ये देखना था कि ये जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जो लाहौर शहर में एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है, उनको आपने इवैक्यूएट कराया क्या? उनके लोगों इन टर्म्स ऑफ उसकी कंस्ट्रक्शन है, इन टर्म्स ऑफ उसकी वायरिंग है, तो आपको फौरी तौर पर इवैक्यूएट करा के उनको शिफ्ट करना होता है, रेंटल पे जाना होता है। और जब तक उनकी बिल्डिंग ठीक नहीं हो जाती, वसाइल नहीं है हमारे पास मौजूद, सरकार करती है, सरकार हेल्प करती है। बहुत सारे वाकयात में सरकार हेल्प करती है। माजी में तो हर दूसरे तीसरे दिन शालमी में आग लगने के वाकयात होते थे, उसके बाद अंदरून शहर की बिल्डिंगों में आग लगने के वाकयात होते थे। हम लोगों ने ये वाकयात सुने, कितने वाकयात हमने देखे जी। अब फिर बाकी अब रही बात कि रात का फैक्टर, लोग सो रहे थे, उनको तो इतना मौका ही नहीं मिला, और अगर मौका मिल जाता तो शायद कोई छत पे जिस तरह एक बंदा उठा है, काम ने यही कहा ना कि बालाई मंजिल पे ताला लगा हुआ था जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाए अंदर तक फौरन। अब लोगों का ये भी मसला है कि जी आप अंदरून शहर में छतें एक दूसरे को मिलती हैं और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप दुगेर इलाकों में चले जाएं, जौहर टाउन, गुलबर्ग में चले जाएं, इनके तो प्रॉपर फासले हैं ना, घरों की बिल्डिंगों के साथ गलियां भी हैं, बरामदे भी हैं, गैरेजेस भी हैं। लेकिन अंदरून शहर में तो एक ये एडवांटेज है कि अगर आपको कभी खुदा ना खासा इमरजेंसी एग्जिट करनी पड़े प्रॉपर, तो आप छतों से एक छत से दूसरी छत, तो तीसरी कमिश्नर ऑफिस को, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को बिला क्या पॉसिबल हल है, मतलब क्या किया जा सकता है इस हवाले से, इस तरह के वाकयात से कि हम महफूज रह सकें? देखिए, अब पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है ना कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, किस वजह से आग लगी है, फिर भड़की क्यों है। फिर देखें, अगर वायरों में लगी है आग तो फिर इसमें लकड़ी का काम भी कहीं होगा, उसमें आग लगी होगी। फिर जो फर्नीचर है, जो आपका दीगर सामान है, उसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। तहकीकात होंगी, फॉरेंसिक होगा, उसमें पता चलेगा कि क्या है। और कुछ ऐसा सामान भी होगा जो आग पकड़ने की अहमियत रखता होगा, तो उसने आग पकड़ ली होगी। क्या सामान होगा? एक मरले का घर है, 11 अफराद अंदर हैं उस एक कमरे में, छोटे से कमरे में, कितना ही सामान होगा? देखिए, बाजू का ना they were locked inside the अंदरून शहर में बहुत सारे ऐसी एक एक मरले, दो दो मरले के, तीन तीन चार चार ट्रिपल टेट्रा स्टोरी पे छोटे छोटे कारखाने बने होते हैं। बहुत सारे ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहा था शाहिद के, मुख्तलिफ केसेस में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा एक बिल्डिंग में आग लगी थी, उसके अंदर जूते बनाने का काम था, उसके अंदर ग्लू पड़ी थी, स्पत बॉन्ड्स वगैरह, मुख्तलिफ मटेरियल पड़ा था, ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वो इनफ्लेमेबल होती हैं, वो आग को फ़ौरन पकड़ लेती हैं। तो बाज़ औक़ात लोग छोटे छोटे घरों में अपना कुछ साजो सामान, अपनी कारीगरी भी रखते हैं, हर चीज़ होती है, कारखाने भी छोटे छोटे बनाए होते हैं, वो आग पकड़ लेती हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो हमें इन चीज़ों को भी करना चाहिए। आपके देखें ना, आप घर के अंदर क्या पेट्रोल स्टोर कर लेते हैं विदाउट एनी रेमेडी? आप बहुत हो रहा है, होता है, लोग जनरेटरों के लिए लाके उन्होंने पेट्रोल पंप्स बने रखे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। ये छोटा वाक़या, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये छोटा कमर्शियल जगहों पे जाने का कांसेप्ट नहीं ये छोटा वाक़या छोटी इमारत के लिहाज से ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा वाक़या है इस शहर का, जिसमें एक घर के 10 बंदे चले गए। ये मामूली बात नहीं है। ये मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई एहसासमंद शहर होता और वहाँ पे कोई एहसास, तो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही घर चली जाती। ऐसा ही है, बिल्कुल इखलाकी तौर पे। लेकिन यहाँ पे तो आए दिन हो रहा है, तो हम ये हमारे लिए चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी हैं, रूटीन का काम बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात अगेन वही है कि हमारे पास ऐसे वसाइल ही मौजूद नहीं है कि हम किस तरह से इस तरह की सिचुएशन से निकल सकते हैं। कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वी कैन नॉट कंपनसेट देम कि हम उनको मुतबादल जगह फराहम कर दें, या फिर हम क्या ऐसे इकदाम है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है कि जो फैक्ट्रीज, जैसा कि दुर्र नायाब आपने जिक्र किया है कि वहाँ से सारी इवैक्यूएट कर दी जाए, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल फ्यूचर है हमारे मुल्क में कि ये मसाइल जो है इनसे हमारी जान छूट सके? ये बहुत रिदा आइडियल सिचुएशन होती है, ऐसा होता नहीं है। लाहौर शहर के पोश इलाकों में देखें, अगर चले मैं डिफेंस की बात करूँ, वहाँ पे अगर 5 मरले का मिनिमम घर है, अगर वो भी बनाना है तो उसके अंदर जब तक आप ये आग बुझाने वाले आलात नहीं लगाएंगे ना, वो आपको शिफ्ट ही नहीं होने देते। ये इतने लॉन्ग टर्म मसाइल बन चुके हैं हमारे कि इनको एरेडिकेट करते हुए हमें पता नहीं कितनी डिकेड्स लग जाएंगी। अब आप अंदरून शहर में देखें, ऐसी बात नहीं है। अंदरून शहर में बहुत गरीब घरानों के साथ साथ बहुत अच्छे हैसियत, साहिब हैसियत लोग भी हैं, जिनके कुछ रिश्तेदार ओवरसीज़ हैं, कुछ को कहीं से कहीं आमदन आती है, कुछ ने अपनी दूसरी तीसरी रिहाइशें लाहौर शहर में दीगर शहरों में, अपने इलाकों में रखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आग बुझाने के आलात रखना, कुछ रेमेडीज़ लेना, कुछ चीज़ों को
प्री एग्जेम्प्ट करना, अगर कोई ऐसी बात है तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। बहुत कम तादाद ऐसी होगी शायद कोई वो आग बुझाने के हालात अफोर्ड ना कर सके, लेकिन आपको इन तंगो तारीख गलियों में जहाँ पे रेस्क्यू, अभी चलो शुक्र है यहाँ तो रेस्क्यू पहुँच गई है, अंदरून शहर में तो 80% ऐसी गलियां जहाँ रेस्क्यू नहीं पहुँच नहीं सकती। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास बल्क में रेत, आपके पास बल्क में कोई फायर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आलात आपके पास वो नहीं होने चाहिए? कम से कम आपको फिर अगर हुआ है तो आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। बहुत आइडियल सिचुएशन है कि ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। आपके अंदरून लाहौर कल्चर ऐसा लोग छोड़ना भी नहीं चाहते, वो अब उनके नस्ल दर नस्ल वो मामला चलता आ रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें या ये कहें कि आप बाहर जाएं और डीएच वहाँ से 2 मरले बेच के डीएच में बहुत बड़ा घर बना सकते हैं, इतना है आसानी से बना सकते हैं। लेकिन चूंकि वो एक कल्चर है, वहाँ के रहने वाले, उनका रहन सहन है, एक तहजीब है, वो छोड़ना नहीं। हमारे आमिर रजा भाई बड़ी मुश्किल से आए हैं। हाँ, हाजी साहब जो हैं, आमिर रजा साहब अंदरून में हमेशा से रहे हैं और बड़े पुराने रहने वाले, वो कभी भी छोड़ना पसंद नहीं छोड़ो। तो आप किस तरह कर सकते हैं कि इनको आने वाले कल में, हाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया या कमर्शियल अगर उसमें एक्टिविटी हो रही है तो फिर एक और भी मसला होता है ना, हमारे यहाँ इखलाकियात का जो दायरा कार है उसको बड़ा देखा जाता है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्यों कोई डिस्टर्ब करेगा? जिनके दादा वालिद वहाँ आबाद हैं, अगर उनमें से कोई वहाँ पे कारोबार करता है या इस तरह की कोई कारखाना लगाता है तो मेरे ख्याल में पड़ोसी हमसाया उसको कुछ भी नहीं कहेगा। उनकी आपस में बॉन्डिंग भी तो बहुत है ना, इस तरह है ना। बाहर एक लड़ाई होती है तो हमने यहाँ तो जो अब नए टाउन्स बने, सोसाइटीज बनी, वहाँ पे पता ही नहीं होता आपके हमसायों में कौन बैठा है। आप सालों साल से रह रहे होते हो, लेकिन अंदरून शहर में यू नो एवरीवन अराउंड, रहने वाले गली को घर का दरवाजा सबके लिए खुला होता है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। के लिए कोई किसी को नहीं पहचानता। अगर पुलिस अगर किसी के दरवाजे पे आ जाए तो पूरे ब्लॉक को पता होता है कि पता होता है इसमें जाना नहीं है, इनसे दूर रहना है। हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। चलते हैं प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास ये है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मजीद नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का ऐलान किया है और अकबर चौक मंसूबे के 153 फाइल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। इतनी तेज़ी से काम हो रहे हैं, वज़ीर आला हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और एक के बाद एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में शहर के इस थोड़े से अरसे में कितनी बेहतरी आ गई है, बात कर लेते हैं। दुर्रे नायाब का रुख करूँगी मैं सबसे पहले। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, ये निगरान वज़ीर आला के आने से पहले मेरी और शाही सिपरा के बीच की लड़ाइयाँ चल रही थी और आपने उसकी एक झलक देखी कि जब प्राइम मिनिस्टर ये लाहौर ब्रिज पे गए तो प्राइम मिनिस्टर को ये शिकायत की गई थी कि लेस्को वाले लाइनें शिफ्ट नहीं कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से एक वहाँ पे लेस्को के बड़े सीनियर अफसर थे, वो सफाई देते देते बचे। तो कहने का मतलब है कि तखीर ये करते हैं मिसमैनेजमेंट से और बाद में एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रेलवे ने लाइनें शिफ्ट नहीं की, लेस्को ने बिजली शिफ्ट नहीं की। ये सारी एक्टिविटीज़ किसी भी प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियस होना ज़रूरी होती हैं एक साथ। आप जिस वक्त प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं आपको बिजली की तारें भी तभी शिफ्ट करनी है, साथ ही फर्स्ट डे से आपको नीचे सीवरेज सिस्टम भी शिफ्ट करना है ताकि ग्राउंड क्लियर करके आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। अब प्रोजेक्ट अनाउंस हो गए हैं, 17 जुलाई से 2 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें मैं पहले उनकी डिटेल तेज़ी से बताऊँ। कैवरी ग्राउंड जहाँ पे खालिद बट चौक जिसको कहते हैं उस पर अंडरपास है, अंडरपास लेके आप सीधा निकलेंगे तो आगे डिफेंस मोड़ की तरफ एक और फ्लाईओवर होगा सिंगर, वो आपको राइट साइड पे मोड़ेगा, आगे डिफेंस मोड़ से आप लेफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से डिफेंस फेज 5 फेज 6 तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर लेते हुए आप चले जाएंगे। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? मेरा ख्याल है कि 10 मिनट में हार्डली, ठीक है। और ये 15 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर है जो सिग्नल फ्री कवर कर देंगे। अच्छा जी, वो अंडरपास और अंडरपास में आप दूसरी बात सुने, निगरान वज़ीर आला की चले मैं अब आप कहेंगे तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन बात जो हकीकत है नहीं, हम देख रहे हैं किस तरह से वो आवाम देख रही है। इस प्रोजेक्ट में पहली दफ़ा कंटोनमेंट, लाहौर कंटोनमेंट और कोर हेडक्वार्टर जो आर्मी हमारी है जिनका फ़ौज की ज़मीनें उसके अंदर आ रही हैं, जगह आ रही हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंसेशन दी गई है और वो पैसे जो हैं वो नहीं सरकार दे रही उनको जो लैंड, क्योंकि वो भी 50% से ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। इस चीज़ को कन्विंस कराया गया, सीएम ने कन्विंस किया आर्मी को कि जी आप भी बेनिफिशरी हैं, आपको भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम लैंड कंपनसेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लैंड हमारी काम आपका, आप इसको दबा के बिस्मिल्लाह करें, ठीक है जी। उसमें 1 अरब रुपया बचाया। आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट है बेदियाँ रोड गोल चक्कर वाला, आप डिफेंस फेज़ 5 से निकलते हैं फेज़ 6 में जाने के लिए, जब बेदियाँ गोल चक्कर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जिसके राइट साइड पे नवाज शरीफ इंटरचेंज है और आगे अस्करी 11 है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का ना आप क्रिस क्रॉस होता है, कंजेशन होती है, आप कर नहीं सकते। वहाँ पे अलॉन्ग साइड अस्करी 11
और भट्टा चौक उस तरफ दोनों तरफ अंडरपासिस हैं और गोल चक्कर जो है वो आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा और अंडरपास गुजर कितना ये जाएगा। हेल्प आउट करेगा ट्रैफिक के इसमें भी सीएम ने कन्विंस किया डीएचए को कि जी ये आपका भी 50% काम है, हमारा भी है, आप इसमें 50% चिप इन करें। और मजे की बात है कि डीएचए ने उसी दिन हामी भर के 1 अरब रुपया ट्रांसफर भी कर दिए जी पंजाब हुकूमत को कि ये लें जी 50 आपके 50 हमारे, 1 बिलियन आपका 1 बिलियन हमारा। तो कोशिश है ना, जब बिस्मिल्लाह कोशिश करें की जाती है तो वो रंग लेकर तो आती है। अच्छा जी, हमने अब देखें इन प्रोजेक्ट में अगर कोई और गवर्नमेंट होती या पीछे बुजदार साहब की गवर्नमेंट होती या परवेज अली साहब की गवर्नमेंट होती, अव्वल तो होने नहीं थे क्योंकि उन्हीं के प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं उसी दौर से। ये कोई बहुत ज़्यादा इस हुकूमत का तो स्कोप नहीं है नए प्रोजेक्ट शुरू करना। अच्छा, अव्वल तो ये शुरू ही नहीं हो रहे थे, पिछले हमने 4 साल में देखा। अब जब शुरू हुए हैं तो 2 अरब की बहुत बड़ी बचत हुई है। यही 2 अरब रुपए लगा के आप अस्पतालों में या कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। अप्रोच तो यही है गवर्नमेंट ने। और जो टाइमलाइन दी जा रही है उसके मुताबिक मुकम्मल टाइमलाइन जी 4 से 4 माह तक से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा और हम खुद परेशान होते हैं, कंट्रैक्टर खुद परेशान होते हैं, अदारा परेशान होता है। लेकिन यार तो इसलिए परेशान होता है कि सीएम साहब रात पौने 12 बजे शुरू हो जाते हैं और अली राम में सारी रात जाग रहे हैं, सारा दिन जाग रहे हैं, वजीर आला पता नहीं सोते किस टाइम। वजीर आला अपने साथ अपने बीट रिपोर्टर्स को भी जगा के रखे, आप भी जागे और देखें शहर में क्या हो रहा है। और सिपरे के भी जो बीच में आते हैं ना बहुत ज्यादा, पूरी टीम जाग रही है। तो वो एक चीज हमें बाद में जाने के बाद सिपरे को भी पूछते होंगे, मुझे भी अस तरह पूछते हैं यार ये सोते कब है। हाँ, मैं कहता ये तो आज तक हमें भी नहीं समझ आई। कोई ना कोई खबर आ रही है, यहाँ पहुंचे। सीनियर ने क्वेश्चन किया था कि यार वो कब सोते हैं और बड़े स्पीड है उनकी। मैंने तो बड़ा सिंपल जवाब दिया था, मैंने कहा हमने तो उनको 14 साल उनके साथ काम किया, आप 14 माह तो करें। हाँ। उसके बाद सवाल कीजिएगा। और हम आज तक नहीं पकड़ अभी तक नहीं पता कब सोते हैं। किसी वक्त भी एक्टिव हो जाते हैं, आपको पता ये सारी बहुत एक्टिव होते हैं। अवामी फलाह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, कलमा जो अंडरपास बना CBD जो चल रहा था आपका, यहाँ कितनी मुश्किल थी और इसको बर वक्त मुकम्मल किया गया। और अच्छा होता ही है कि दुरे नायाब के तो ये प्रोजेक्ट्स मंसूबे जाते रहते हैं, हम लोग देखते हैं गुजरते हुए कि एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, उसकी रेत बजरी पत्थर वो पत्नी कई महीने तक पड़े रहते हैं, उसकी सफाई नहीं होती, बस जब ऑपरेशनल हो गया तो छोड़ दिया। यहाँ नहीं ऐसा हो रहा, प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, आपने पौधे फूल जो भी लगाने हैं उसके बाद एक अच्छे तरीके से तज़ीन और आइश करके आपने उसको ओपन करना है। ये हो रहा है। कलमा फ्लाईओवर की जो बात हो रही है, ये अकबर फ्लाईओवर की जो ये अंडर पास है, ये फ्लाईओवर अब देखें उस पर वो ऐसा सिग्नल है कि जहाँ पे उस सिग्नल 5 से 6 दफ़ा बंद होना है जब शाम में आप निकले। एग्जैक्टली ऐसी है। वो अदर आप फैसल टाउन से आ रहे हैं, वो भी इसी तरह जिना से आ रहे हैं, हाँ वो फंसा रहेगा इसी तरह। जिस गोल चक्कर की ये DHA में बात कर रहे थे कायदे आज़म और नवाज शरीफ इंटरचेंज, वो समझ ही नहीं आती उस गोल चक्कर की। उसमें तो रास्ते इतने मल्टीपल हैं कि बंदे को वो अपना एग्जिट ही नहीं पता चलता कि मैंने निकलना किस साइड पे है, और फिर ट्रैफिक जो है वो पैक रहता है। अगर इस तरह शौकत खाना वाला सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि आपने फ्लाईओवर बना दिया लेकिन नीचे सिग्नल बना के इस तरह उसका बेड़ा गर्क किया आपने उस फ्लाईओवर का कि उसका फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप उसको सिग्नल फ्री कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो UCP के सामने और दूसरी साइड पे जो ट्रैफिक जाम होता है वो खत्म हो जाएगा। फिर उस फ्लाईओवर की अफादियत फिर समझ आएगी जब नीचे सिग्नल फ्री हो जाएगा। ये कब तक कर लिया जाएगा ये जो शौकत खाना फ्लाईओवर को सिग्नल फ्री करने की बात है 20 डेज इन 20 डेज जी। कल स्टार्ट हुए जो मैंने पहले रिपोर्ट की थी, कल स्टार्ट हो गया। दिनों की बात करें जी, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट कर रही है ना ये हुकूमत, मुझे नहीं लगता कोई स्टैंडर्ड को एनीवन। अच्छा जी, मैं दिन को गुजरा काम हो रहा था, दोपहर को गुजरा काम हो रहा था, रात को गुजरा काम हो रहा है। घर में इत्तेफाक से मुझे रात को 10 बजे काम से निकलना बड़ा काम हो रहा है। वापस में खाने पे जाना था, वापस कहीं आया 12 बजे काम हो रहा है। जब आवाम जा रही है गुजर रही है वो देख रही है काम होता, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है इस चीज़ की कि हर वक्त काम हो रहा है लाहौर में। और जिस तरह से लाहौर ब्रिज को निकाला है, जिसमें मतलब के नो डाउट के उसमें रेलवे का NOC 1 साल तक नहीं ले सके, ये कामयाब नहीं हो सके थे इस निगरान सेटअप से पहले। आके रेलवे का ना सिर्फ NOC मिला बल्कि लेस्को पे जो इल्ज़ाम आयद करते थे उसकी भी मौके पे तस्दीक की गई, और खामी फिर जाके इन्हीं की निकली पीछे LDA की और कॉन्ट्रैक्टर्स की कि ये काम बर वक्त नहीं कर रहे थे। अच्छा, अगर इन दोनों इदारों की गफलत थी तो फिर अब क्यों कंप्लीट हो गया? अब क्यों कंप्लीट हो रहे हैं? और अब ये दिनों के अंदर आके प्लानिंग है, क्या प्लानिंग, क्या वजह है कि सारे वही रिसोर्सेज हैं और आप वही अमाउंट है, सब लोग वही हैं, तो फिर कैसे काम? मैं भी गुजरता था, शाहिद साहब भी गुजरते थे, कौन से पिछले दिनों में काम वहाँ पे हुआ करते थे? कंट्रैक्टर काम ही नहीं करता था और सारा वक्त ये जी कि NOC नहीं मिल रहा, लेस्को शिफ्ट नहीं कर रहा। हमने तो ऐसे प्रोजेक्ट भी देखे हैं कि लेस्को की तारें अगर शिफ्ट नहीं हो रही और तारें खड़ी हैं और तारें अगर खंभों पे मौजूद हैं तो तब भी नीचे काम चल रहे हैं और साइमल्टेनियस लेस्को अपना भी काम कर रहा है, या बाद में कर रहा है या पहले कर रहा है। वही वो कहता है कि आप हमारी वजह से रोक के तो ना बैठे ना, हम तो आएंगे।
हम नए खंभे गाड़ेंगे, तारें लगाएंगे और शिफ्ट करके चले जाएंगे। आप हमें डाल के हमें भी ज़्यादा बेइज्जत करवाते हैं, खुद भी बेइज्जत होते हैं। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वैसे लेस्को पे इल्ज़ाम आता है कि ये वाला, उसके बाद ये वो तो PIC के सामने एक पेडिस्टेरियन बनना था, उस पर एक पोल का मसला था, वो बड़ी देर डिले रहा, वो भी लेस्को पे था। तो लेस्को पे आते असल में ना बिजली का बंद करना एक बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। और मैं लाहौर ब्रिज का जिक्र बार बार दुनिया कितने अस्पताल है उस पे, हॉस्पिटल्स भी थे, उस पे अस्पतालों की भी बात करेंगे, अभी वक्त हमारे उस बिजली को बंद करना जो है ना वो मॉडल टाउन को बंद करने का मुतरादिफ था। और फिर आप जो नोटिस लेते हैं उनकी बिजली बंद होगी तो फिर मुश्किल हो जाता था। तो लेस्को डरती थी कि हम कहीं बिजली बंद कर दें और साहब लाहौर में हूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर उनसे परमिशन मिली और फिर बिजली बंद हुई और उसके बाद बहुत तेजी से काम हो रहा है, एवरीवन कैन सी इट और इसमें कोई शक नहीं है। इट्स नॉट ओवर एग्जैजरेशन क्योंकि आपके सामने हो रहा है सारा कुछ जो हो रहा है। अस्पतालों की क्योंकि बात हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे, टीचिंग अस्पतालों में क्या इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। तो अब नेक्स्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं और क्योंकि वज़ीर आला है, निगरान हुकूमत है, हर शोबे में एक्टिव नज़र आ रही है, ख्वाह वो तरक्याती मंसूबे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन है, हस्पतालों में भी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और दिन रात दौरे कर रहे हैं। और ये तवील दौरे होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, रुकते हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, खुद उसका जायज़ा लेते हैं, वो रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, फिर उस पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने की कोशिश की जा रही है कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा। एक अच्छी चीज़ सामने आई है, निगरान हुकूमत ने अस्पतालों की हालत ज़्यादा बेहतर करने का ये मंसूबा है, उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है और पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर 2 अरब 30 करोड़ जारी किए जाएंगे। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। शाहिद सिप्रा बताइएगा, अब ये एक शोबा सेहत में भी एक अच्छा इकदाम है, कैसे देखते हैं? हर आने वाली गवर्नमेंट जब इलेक्शन होता है ना वो यही कहती है कि महकमा सेहत और तालीम हमारी अवालीन तरजीहात में शामिल होगा, लेकिन होती नहीं है। निगरान सेटअप है, अगर तालीम स्कूल कॉलेजेस खुल जाएँ तो शायद उनके दौरे वहाँ भी शुरू हो जाएँ। सरकारी स्कूल्स में क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में क्या हो रहा है। तो सेहत तो बड़ा बुनियादी चीज़ है कि आपका गरीब मतवसत तबका जहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर सकते, भारी भरकम फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनको मुफ्त अद्वियात का फ्राहम होना। चले मुफ्त अद्वियात ना भी मिली, अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स से उनका चेकअप हो जाए, इलाज मुआवजे की सहूलतें अच्छी मिल जाएँ, तो ये होता है। अब क्या है कि अब देखें पिछले दिनों में मेयो हॉस्पिटल गए, फिर जिना हॉस्पिटल भी गए, तमाम हॉस्पिटल्स में क्या हुआ कि इंतज़ामी अमूर इस कदर ख़राब, आपके बिल्डिंग्स के मसाइल इस तरह ख़राब कि जो आने वाले मरीज़ हैं उन्होंने वहाँ से शिफा याब क्या होना है कि वो तो कहीं और बीमारियाँ लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप कहते हैं कि इसकी एक्सटेंशन हो तो सी हो जाए या वार्ड्स अलग और बना दिए जाएं। हर साल आपकी आबादी तो बढ़ रही है तो आपके मरीजों की तादाद भी उसी तरह बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटल वहीं पे खड़े हैं। हालत है वो खराब होती जा रही है, ना रिपेयरमेंट होती है, डॉक्टर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन जब आपने हॉस्पिटल्स की तामीर की आज से कई साल पहले, उस वक्त आबादी कम थी। आज अगर आबादी के तनासुब से इन हॉस्पिटल्स को देखें तो जहाँ पर्ची लेते हैं ये 5 रुपये या 10 रुपये वाली पर्ची जिसके बाद आपका ट्रीटमेंट होना है, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। और बाकी वार्ड्स के बाहर आपके देखें जहाँ अंदर डॉक्टर बैठे हैं चेकअप कर रहे हैं, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। इसका क्या मतलब है कि सेहत एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर जितना मर्जी अरबों खरबों रुपया भी लगा दे तो वो कम है। ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। और सेहत अगर आपको आसानी से मिल जाए तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। सेहत के सारे आपको खुद ही भुला देती है अगर उनकी सेहत, उनको मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्योंकि बीमार तो सब होते हैं, जिंदगी सबकी है। देखिए सेहत के साथ जिंदगी है ना, जिंदगी है तो कारोबार जिंदगी है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है और उसके लिए गवर्नमेंट, इससे पहले भी देखें PIC को उन्होंने विजिट किया था, वहाँ भी उन्होंने कुछ इस तरह के इकदाम उठाए CM साहब ने कि ये हो, और जो लवाहिकीन हैं उनके लिए वहाँ पे सराय बनाया जाए ताकि वो तो फुटपाथ पे खुले आसमान तले वो लेटे होते हैं। इवन आपको PIC के सामने देखें ग्रीन बेल्ट्स पर भी आपको नज़र आते हैं। तो इस तरह के इकदाम आपकी गवर्नमेंट को करना होते हैं। और बुनियादी जो देखें आम शहरी है ना, इंसानियत के नाते भी हम देखें तो ये बड़ा इंतहाई अहम ज़रूरियात होती हैं। आपका निगरान सेटअप है जो कि गैर सियासी होता है टोटल, लेकिन अगर वो बुनियादी हकूक़ को पामाली होने से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आवाम उनके साथ होती है और इस तरह के इकदाम होने भी चाहिए। मैं भी दूर से बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि CM साहब कसूर पहुँचे, कहते जी वो कल रात को कसूर गए
उस एक दिन पहले वो गुजरांवाला गए हुए थे। ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहे, मतलब पूरे पंजाब का वो देख रहे हैं। जिसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पंजाब के हैं, पूरे पंजाब में वो देख रहे हैं कि किस तरह किस चीज़ को किस तरह लेकर चलना है। तो मेरे ख्याल में अवामी फलाह के चाहे तरक्याती प्रोजेक्ट्स हों, चाहे सेहत के मामला हों, चाहे तालीम के हों, चाहे अशिया ज़रूरिया है, महंगाई का मामला है, जो भी गिरां फरोशी है, उस पर अगर आपकी गवर्नमेंट एक्टिव नज़र आती है और मुसलसल मॉनिटरिंग जो आपकी है, वो मेरे ख्याल में सब ये अमाउंट को ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मतलब जिस तरह से हालत ख़राब हो चुकी है उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन इट्स अ बिग अमाउंट। तो उसका कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि ये वाकई जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ खर्च हो सके? वज़ीर ने लाहौर शहर का छोटा बड़ा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, ठीक है, कि जहाँ पे जाकर उन्होंने खुद मामला देखे ना हो। वो ट्रस्ट नहीं करते इस तरह से कि MS क्या कह रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ क्या कह रहा है, मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं, जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, क्या वो हकीकत है कि नहीं है, वो खुद जाके देखते हैं, खुद जाके और वो इन हैं। चीज़ों को और 3-4 घंटे का एक अस्पताल का दौरा होता है और इंश्योर करते हैं। देखिए फंड्स अगर ये नहीं देंगे तो अगला आके दे देगा, कोई नहीं, कोई और वज़ीर आला दे देगा। फंड्स तो देने हैं और अस्पतालों को फंड्स देने भी चाहिए। जो सिपरे ने इतनी बड़ी लंबी तमहीद बांधी, उसका मकसद भी ये है कि हमें तालीम और सेहत पे हर सूरत खर्च करना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। आप चलें, आप लग्जरी अगर हमारे कौम जो है वो सड़कों पे जा रही है, उनको पुल अंडर पासिस मुख्तलिफ रस्ते उनके जैसे, अगर आप उनको आसानी और आसाइश दे रहे हैं तो उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो अस्पतालों में जाके किसी जहन्नम से ज्यादा जिंदगी वहाँ पे नहीं बर्दाश्त करते। आप जो एक दिन अगर आपने देखना है ना क्या हालत है, आप 1 घंटा जाके वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं, और आप उनके जहन्नम वाली हालत, ट्रॉमा से आप 1 हफ्ते के लिए बाहर नहीं आ सकते। वहाँ पे जो इंसान के साथ सलूक किया जाता है, आपके साथ सलूक किया जाता है, ठीक है, आपको जो इज्जत नफ्स, क्या आपको इंसानियत के एक 3rd क्लास से भी लेवल से नीचे गिरा दिया जाता है। ये देखिए, ये जीरो टॉलरेंस है। जिन्होंने हॉस्पिटल में जाके भी जो लोगों ने वहाँ पे शिकायत की, मेरा ख्याल पहला वज़ीर आला है जो अपने तमाम दौरों की ऑडियो भी कहता है कि जी ऑडियो भी दें, ताकि लोगों को पता लगे क्या बात हो रही है, कि मैं क्या कह रहा हूँ, लोग मुझे आके क्या कह रहे हैं। अगर कोई रो रहा है तो वो दुखरा कैसे सुना रहा है, नहीं हो रही हैं। ये नहीं है जी कि आपने मीडिया आया, आपका PR आया, तस्वीर खींचा, वीडियो म्यूट की, म्यूट करके ना मीडिया को दे के प्रेस रिलीजें चला दी और इधर हमें ब्रेकिंग दे के घर बैठ के। एक्चुअली हो रहा है कि आपकी साउंड बाइट्स चलती हैं, आपको पता होता है कौन क्या कह रहा था, कौन क्या कर रहा है। अब जिना हॉस्पिटल में देखें, जो खातून अपनी बच्ची लेके आई हुई थी, उसके साथ कितना इंसानियत से सलूक हुआ। जो बुजुर्ग वहाँ पे कमीज उतार के लेटे हुए थे, डॉक्टरों के कमरों में AC चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा तो उसके लिए नहीं चल रहा जिसकी वजह से उनकी तनख्वाहें चल रही हैं। अच्छा दोनों, एक और जो स्टोरी थी, टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात खत्म हो गई हैं, जो इलाज मुआवजा है वो मुतासिर है। लास्ट मिनट आप दोनों के कमेंट्स चाहूंगी इस पर। देखें जी, ये अद्वियात खत्म होने का मामला तो रुकना चाहिए, क्योंकि अब वज़ीर आला ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और कुछ अमाउंट हर MS को इजाज़त दे दी है कि आप फौरी तौर पे इतनी अमाउंट के अंदर प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं, या 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, मुझे कोई उसमें मुगालता लग रहा है, आपको फौरी तौर पे MS भी तो हरकत में है ना, थोड़ा सा पैसे खर्चे। जो खुसूसी क्लिनिक्स बने हुए हैं उसमें डॉक्टर्स भी नहीं है, शायद आपके देखें ये प्लानिंग होती है ना, आपकी किसी अगर अद्वियात खत्म हो रही है तो महकमा सेहत कहाँ था, अब खत्म होने के बाद पता चला कि खत्म होगी। आप कुछ समरी कोई तरीका, आपको मैकेनिज्म होता है, पैसा लगाया गया, जब एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, खटखटाएं ना, उनका दरवाजा तो खटखटाएं कि हमारी ये चीजें हो रही हैं। हमारे यहाँ ये है कि गरीब आदमी की जो भी बात होगी वो कागजी हद तक वहीं महदूद रहेगी। अल्टीमेटली जब हाई, अब ये चीजें सामने आई, अब बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो सफाई से गायब हो जाती है चीज, फिर हमें याद आता है कि अच्छा ये कहाँ गया। आज आगे ये बात हाईलाइट, आज दवाइयां भी आ जाएंगी, लेकिन MS या हॉस्पिटल के हो सकेगा, देखिए आप आज कुछ दिनों के लिए फिर उसके बाद जो उनको रोड मैप फ्राहम किया गया उस पर तो खुद ही काम करना है ना, फैसला करना है, पैसे खर्च करने हैं, पैसे दे दिए हैं। अब कोई भी निगरान वज़ीर आला घर आके इनके पास दफ्तरों में बैठ के तो इनके कागज तो साइन करने से नहीं ना चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह है या किस तरह। देखें इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे शोबा जो सबसे बेसिक चीज़ है जी वो शोबा सेहत है, एजुकेशन है, आवाम की बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का, हेडलाइंस के बाद दोबारा इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। तो बात कर लेते हैं आज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, और इस पे बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो टैक्स देने का अमल है ये कोई बहुत प्लेजेंट नहीं होता और लोग इसको खासा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान में ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि किस तरह से लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाए और क्या क्या हर्डल्स आती हैं, और वो जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है जो कि हमारी एक जनरल थॉट होती है कि वो जो सिर्फ सियासी इदारे हैं उन तक महदूद होकर रह जाती है, क्योंकि आवाम तक वो नहीं पहुंच पाता रेवेन्यू, हम पे खर्च नहीं होता तो हम दे क्यों। ये जो हमारे जहनों में एक चीज़ है कि वाकई ऐसा है, और क्या वो मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है
क्योंकि इस दफ़ा जो कारकर्दगी रही है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, वो बहुत अच्छी रही है और पिछले 4 सालों से उन्होंने अपना जो हदफ उनको दिया गया था उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके दिखाया है। तो क्या ऐसे चेंजेस लाए गए हैं, इन सब पे हम चीज़ों पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं अतिया अली, मेंबर स्पोर्ट्स सर्विसेज PRA। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसी अस्सलाम हैं आप? वालेकुम टू ऑल। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये एक जनरल जो एक कॉन्सेप्ट है कि टैक्स, पहले तो आप हमारी आवाम के लिए बता दें कि ये जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है ये एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से आप इसको इकट्ठा करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है और फिर वो खर्च कहाँ पे होता है। एक्चुअली जो टैक्स होता है वो किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में या माशरे में, सोसाइटी में गवर्नमेंट अपने उनसे कलेक्ट करती है सिटीजन से, और ये जो होता है ये उन्हीं पर ही खर्च होता है। गवर्नमेंट ने अपने अमूर चलाने होते हैं उसके लिए, या कोई डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं उस पर खर्च होता है। और टैक्स जो है वो फेडरल लेवल पे भी इकट्ठा होता है। फेडरेशन जो है वो अपना इनकम टैक्स इकट्ठा करती है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इकट्ठा करती है, जबकि प्रोविंशियल लेवल पे जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन है वो इकट्ठा कर रही है टैक्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो इकट्ठा कर रहा है। सही। तो अच्छा, इसके क्या मैकेनिज्म क्या होता है कि किसको टैक्स देना है और क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे इनकम टैक्स है, अच्छा। वो आपके इनकम पे होता है, वो हम पर्सन से इकट्ठा करते हैं, जिसकी जितनी इनकम होती है उस हिसाब से टैक्स हम इकट्ठा करते हैं और फेडरेशन करती है। कुछ 4 सालों में आपकी कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है आपके इदारे की, तो क्या ऐसा मैकेनिज्म नया तैयार किया गया है, क्या डिफरेंट है पहले से कि 4 दिन पहले इस बार 2023-24 का जो था कलेक्शन रेवेन्यू था वो 4 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया गया, तो ऐसा क्या किया आप लोगों ने। देखिए ये ना एक दिन का अमल नहीं होता। ये हम आपको शायद इल्म हो कि 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस के बाद पावर आई कि वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट कर सके। 2012 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का क़याम हुआ और जिस पहले साल में हमने तकरीबन 34 अरब रुपए इकट्ठा किया और हमारे जो टैक्स पेयर्स थे वो सिर्फ 625 थे और इसके अलावा 21 सर्विसेज थी जिस पे हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। अब आफ्टर 11 ईयर्स हम 70 सेक्टर्स हैं जिनमें 130 सर्विसेज हैं जिस पे हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे पास जो टैक्स पेयर है इस वक्त वो 1,20,000 से तजावज़ कर गए हुए हैं। और आपको अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, कोई कैंपेन्स भी चला रहे हैं आप इस हवाले से। जी हमने वही मैं अर्ज करती हूँ कि ये एक दिन का अमल नहीं है। ये हम स्लोली एंड स्टडीली, सबसे पहले हमने फोकस किया जो हमारे 7-8 साल थे, 9 साल थे, उस पर हमने टैक्स पेयर फैसिलिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जब तक टैक्स पेयर की एजुकेशन नहीं होगी कि उन्होंने टैक्स देना है, कितना टैक्स बनता है, किस चीज़ पे बनता है, किस तरह देना है, उसका फ़ायदा नहीं है कि हम फॉरेन एनफोर्समेंट मेयर स्टार्ट कर दें। हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई हैं, हमने उनके ट्रेनिंग सेशंस करवाए हैं। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ IT किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है, जिसके बाद हम यहाँ तक अपने हदफ को, बल्कि हमने ना सिर्फ अचीव किया इस साल 200 बिलियन का, बल्कि एक्सीड कर दिया हमने। हमारा हदफ जो था पहले उन्होंने 190 बिलियन था, उसके बाद 190 बिलियन से 195 बिलियन हमारा रिवाइज टारगेट हो गया, उसके बाद 197 बिलियन किया। ना सिर्फ हमने जो एक्चुअल टारगेट था उसको भी एक्सीड किया, बल्कि जो हमें रिवाइज अपवर्ड टारगेट दिए गए थे हमने वो भी एक्सीड किया। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए इस वक्त क्या जो एक्शन ले रही है उस हवाले से, और अगर जो नहीं आता उसकी सजाएं क्या मुख्तस हैं। देखिए उसमें ना लॉ है हमारा पूरा, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, उसमें तमाम चीज़ें डिवाइस की हुई हैं। एक मैकेनिज्म है जिसके तहत टैक्स नेट में लाया जाता है। जो सर्विसेज हैं टैक्सेबल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्टर होना है हमारा। तो आप लोगों का रुझान बढ़ता देख रहे हैं इस तरफ। जी बिल्कुल, हम इस तरफ देख रहे हैं। तो क्या ये इदारे पे यकीन है, ये क्या वजह है जो लोगों का यकीन इस पर बढ़ रहा है कि हम टैक्स देंगे तो शायद हम पे ही खर्च होगा, लोग इस तरफ आ रहे हैं। बात यह है ना, हमने एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर, टैक्स देना दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है, उनको पता होता है हम पे लगेगा जरूर। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत होगा। देखिए जो भी गवर्नमेंट आती है वो ज़रूर चाहती है वो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करे, वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि बाद में भी उन्होंने इलेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ए पॉलिटिकल सी चीज़ है।
अब आप देख लें, अभी इस दफ़ा की आप अगर एग्जांपल लें तो हमारा जो पंजाब का बजट है, क्योंकि ये प्रोविंशियल टैक्स है, पंजाब का टैक्स है, तो हमारा जो प्रोविंशियल बजट है उसमें जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो ही 685 अरब रुपए का है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो कि तकरीबन 65% ऑफ द एंटायर रेवेन्यू ऑफ पंजाब जो है वो इकट्ठा कर रही है, वो सिर्फ 200 बिलियन है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी वाली रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज हैं, अगर उन सब का हम कर लें तो तमाम क्वांटम जो है टैक्स और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू जो हैं वो पंजाब के पास 418 अरब है अपना ओन सोर्स। अच्छा। ठीक है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इकट्ठा कर रही है। ये सॉरी इन्होंने मुख्तस कर दिया है एनुअल डेवलपमेंट प्लान पे। मैं व्हाट टू टॉक अबाउट अदर बजटरी हेड्स, उसकी हम बात नहीं करते। तो ये आप जो भी टैक्स देंगे वो आपके अपने ऊपर लगता है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, दूसरा अगर आप देख लें, दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, टैक्स नहीं आएगा हम लोन लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल जो है उनसे लोन लेंगे, डोनर एजेंसीज से लोन लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उनकी कंडीशनैलिटीज़ होंगी जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। हम टैक्स नहीं देते जो आम आदमी के लिए कि पीआरए को किस तरह से जो है वो माहाना टैक्स रिटर्न जमा करवाया जाता है। पीआरए को जी बेसिकली होता ये है जी कि ये टैक्स पीरियड्स है, 12 टैक्स पीरियड्स है इन अ ईयर। ठीक है, जैसे एक माह होता है वैसे ये टैक्स पीरियड भी होता है, 30 डेज़ का होता है। उसमें जितना आपका रिसीट्स हैं उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है और आपने जो है मंथली रिटर्न भी फाइल करनी होती है इस तरह से। तो कैसे आप लोगों को ये ईजी वे से ये तरीका फराहम किया है कि उसमें भी बेहतरी आई है कि आईटी बेस्ड हुआ है उसकी वजह से कि लोग ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं अब? जी देखिए, जो टैक्स पेमेंट्स हैं बहुत हद तक ऑनलाइन हैं, लेकिन हमने ऑब्वियसली अपने देखना है उसको कीपिंग इन व्यू आर प्रेजेंट सिनेरियो के तमाम लोग जो हैं वो इतने लिटरेट नहीं हैं। लेकिन हम देखें, हमने दोनों तरफ से आईटी का यूज़ किया है। हमने एनफोर्समेंट वाली साइड पे भी आईटी का यूज़ करते हैं, हम टैक्स पेयर वाली साइड से भी आईटी का यूज़ करते हैं। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत जाइंट लीप हमने इस दफ़ा रजिस्ट्रेशन में दी है। हमने नया रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया है। उसमें द मोमेंट यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आप उसी वक्त रजिस्टर हो जाते हैं, आपको टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने। तो इस वजह से भी शायद ये रुझान में इजाफा हो रहा है ना, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स एन इजी वे नाउ। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी अडॉप्ट किए हैं। ट्रस्ट है जो कि अवाम का बढ़ रहा है जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम पर खर्च हो रहा है। अच्छा, अगर कोई बर वक्त टैक्स जमा नहीं करवाता है तो जुर्माने क्या मुख्तस हैं? जी, इसमें एज़ पर लॉ हमारी बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं जो हम उसको कर सकते हैं। हम बिजनेसेस को इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम सील भी कर लें, पावर है सील कर लें, या हम देखेंगे अच्छा इन्होंने जो है वो सही टैक्स नहीं पे कर रहे, हम मॉनिटरिंग ऑफ द बिज़नेस भी कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी इस तरफ अभी नहीं जा रहे, क्योंकि अभी भी हम टैक्स पेयर फैसिलिटेशन मोड में हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम अवाम अपना अच्छा रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत देके टैक्स खुद जमा कराएं, क्योंकि आपको पता है फिर हमें फिर लोन की तरफ जाना पड़ता है। जब लोन की तरफ जाएंगे हमारी उन्हीं की कंडीशनैलिटीज़ के मुताबिक बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है अपॉन मैसेज। तो कितना हदफ था इस दफ़ा और कितना आप लोगों ने हदफ अबूर किया है? इस दफ़ा जी 190 अरब रुपए हमें हदफ दिया गया था, ओरिजिनल टारगेट था। फिर उसको रिवाइज़ किया गया, उसको 195 अरब किया गया, फिर 197 अरब किया गया, और हमने माशाल्लाह ये तमाम जो टारगेट्स थे अचीव करके हम 200 बिलियन प्लस पे हमने अचीव किया। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यस इट इज़ इंडीड। अच्छा, आपने एक कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ है कि लोगों को अगर कुछ मालूमात हासिल करनी है या फिर कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो उसका भी ऑनलाइन एक सिस्टम मौजूद है। तो उस पर आपको किस किस्म की शिकायत हैं जो कि मौसूल होती हैं, किस तरह से आप उनको हल करते हैं? हाउ दैट इज़ वर्किंग? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक प्रॉपर कंप्लेंट का सेल हो, उसका फीडबैक मैकेनिज्म हो कि अच्छा अगर कोई इनको हमसे शिकायत है या इनको किसी और जगह पे पता चल रहा है जी कि टैक्स की एवेजन हो रही है, टैक्स पे नहीं कर रहे, तो वो हम जो है उसके थ्रू हम इसको रिड्रेस करते हैं। हमें जो कंप्लेंट्स आती हैं ना वो यूजुअली ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स की आती हैं कि जी ये देखिए ये फ़लाँ रेस्टोरेंट्स है, ये रेस्टोरेंट है, ये जो है ये बिल जनरेट प्रॉपर नहीं कर रहा है, या इसके ऊपर NTN नहीं लिखा हुआ, या ये जो है ये 5% नहीं चार्ज कर रहा है। आपके इल्म में होगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वाज द फर्स्ट रेवेन्यू अथॉरिटी जिसने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को भी मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि अगर आप
रेस्टोरेंट पे कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर थ्रू कैश देंगे तो 16% पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से वो जो है आवाम जो होती है वो आपकी मतलब रिलक्टेंट होती है टैक्स देने में, वो कौन से इश्यूज होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को आप कैसे अबूर करते हैं? देखिए, टैक्स देना आसान नहीं है, टैक्स लेना भी बहुत मुश्किल काम है। वो उसमें ना ये कॉम्बिनेशन है फैसिलिटेशन का भी, एनफोर्समेंट का भी। अगर हम सिर्फ फैसिलिटेशन मोड में रहेंगे तो टैक्स पेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू गिव टैक्स। लेकिन अगर हम फैसिलिटेशन एजुकेशन के साथ कौन कौन से तरीके ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कौन से चैलेंजेस होते हैं जो आवाम टैक्स से बच जाती है और किस तरह से आप उन पर काबू पा रहे हैं? देखिए, कुछ इस तरह के होते हैं फैक्टर्स। डेटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस ना जी, तो उस पर भी यकीनन काम हो रहा होगा। जी डेफिनेटली हम काम करें। डेटा कलेक्शन भी दो तरह की है ना, एक हम थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेट्स से जैसे हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमने इन्फॉर्मेशन ली कि अच्छा जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनके पास जो है डेटा, क्या वो तमाम के तमाम हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, नंबर वन। डेटा कलेक्शन दूसरी तरह से भी है कि मतलब अगर लेट्स से कि हम इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे लेट्स से कि एफबीआर में वो कितना डिक्लेयर कर रहा है और हमारे पास वो कितना डिक्लेयर कर रहा है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास लास्ट मिनट है, आपके लिए कोई आवाम के लिए मैसेज रिलेटेड टू टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कि किस तरह से वो अपने आप को इसमें शुमार और किस तरह से वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं? देखिए, टैक्स कलेक्टर से पहले मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हूँ। टैक्स कलेक्शन से पहले मतलब मेरा ये तमाम आवाम को मैसेज है कि प्लीज़ टैक्स बर वक्त अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान को टैक्स की बहुत ज़रूरत है और इससे भी ज़्यादा हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर मौशी तौर पर मुस्तहकम होगा तो हम भी मुस्तहकम होंगे, अगर वो नहीं होगा तो आपके सामने जो हालात हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह सबके लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स ज़रूर पे करें। और इसी नोट के साथ आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इट वॉज़ रियली नाइस हैविंग यू। अतिया अली मेंबर PRA हमारे साथ थी और इस पे हमने जितना कम वक्त में आपको बता सके हैं व्हाट इज़ रेवेन्यू कलेक्शन, हाउ इट हेल्प्स यू, वो हमने बताया है। सब्जी मंडी में इस वक्त फरीहा मौजूद हैं। आज क्या रेट्स हैं उस हवाले से बता रही हैं। जी फरीहा। शहर में जहाँ पे हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी होती जा रही है, वहीं पे सब्जियां भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से खासे दूर हो गई हैं, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो सरकारी नरखों पे अमल दरामद को भी यकीनी नहीं बनाया जा सकता। और साथ ही साथ जो है वो सब्ज़ मसाला जात जो है इनकी कीमतों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा भी किया गया और साथ ही साथ जो है ओपन मार्केट में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी सेल की जा रही हैं दुकानदारों की जानिब से। मेरे पास यहाँ पर कुछ रेट मौजूद हैं। तो प्याज की सरकारी कीमत 48 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 70 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 330 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 890 रुपये सरकार की जानिब से जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 950 से 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम आदमी जो है वो सब्ज़ी ख़रीदने से भी महरूम होता जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 100 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 170 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गोभी की सरकारी कीमत 120, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 100 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ठीक है फरीहा, बहुत शुक्रिया। तो एक ब्रेक का हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। एक बार हम दोबारा से आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में, और टाइम क्योंकि शॉर्ट है मेरे इस हवाले से बात थोड़ी मैं प्रिसाइज करूंगी। और अब बात करने वाले हैं हम मंगोल डर्बी को, दुनिया की सबसे मुश्किल और तवील तरीन रेस है जिसका मैंने आज तक नहीं सुना था। यकीनन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा। ये रेस आखिर है क्या, ये इतनी ख़तरनाक क्यों समझी जाती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस सब के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है हमारे गेस्ट जो कि हैं हॉर्स राइडर्स, डॉक्टर फहद जमील, उमैर कायम खैनी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी इस रेस के बारे में, क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग। तो ये क्या है ऐसी, इसमें ऐसा क्या इतना डेंजरस चीज़ है और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका इंटरेस्ट कैसे बना?
बिल्कुल जी, ये दुनिया की, जैसे आपने कहा, सबसे तवील, लंबी और ख़तरनाक रेस है। बिल्कुल ऑफिशियली रजिस्टर्ड रेस है। ये मंगोलिया के अंदर जो चंगेज़ खान का राउट था जिससे वो दुनिया फतह करने निकला था, अच्छा। उसको रिक्रिएट किया गया है 1000 साल बाद उन्हीं घोड़ों पे जो आज तक जंगली हैं। तो आपको बेसिकली एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके जाया जाता है और वहाँ पे आपको घोड़े दे दिए जाते हैं। अच्छा। और आपको एक मैप दे दिया जाता है, जीपीएस दे दिया जाता है, 4 से 5 किलो का वजन दे दिया जाता है अपने अच्छा। सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। ओके। हर 50 से 60 किलोमीटर के बाद आपको एक नया घोड़ा दे दिया जाता है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे ये फर्स्ट 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि जाने वाले हैं, इस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। तो आप लोगों को ये कैसे ख्याल आया, कैसे इस रेस के बारे में पता चला, किसने इंस्पायर किया आपको, कैसे ये कोई ट्रेनिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है जो सिलेक्शन अमल होता है इसका? जी, हम 4 राइडर्स जा रहे हैं पाकिस्तान से और हम चारों ही जो हैं काफ़ी एविड हॉर्स राइडर्स हैं। बचपन से राइडिंग करते रहे, अलग अलग डिसिप्लिन में राइडिंग करते रहे, सर पोलो भी खेली है, नेज़रबाजी भी की है, अफ्रीका हॉर्स सफारीज पे जाते रहे। अच्छा। तो एक इंटरनेशनल राइडिंग कम्युनिटी है और वो फिर जितने भी राइडर्स जो अच्छे से अच्छे हैं उनका टेस्ट ऑफ लिमिट जो है वो मंगोल डर्बी है, जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल रेस है। तो ये हमारा अपना भी एक टेस्ट है कि हम जो हैं वो किस काबिल हैं। ट्रेनिंग हमने पूरी अल्लाह की ताला है। आपको कामयाबी दे जी हाँ। इसमें, क्योंकि बहुत खतरनाक एक रेस है जिसमें आप हिस्सा लेने वाले हैं। और आपने बताया कि 10 दिन लंबी होती है। जी, ये आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो कम से कम दिन में आपको कितना सफर होता है जो आपको तय करना होता है? 1000 किलोमीटर का। जी। 1000 बिल्कुल, किलोमीटर। बिल्कुल। और वो आपको जो राउट होता है वो बता दिया जाता कोई है? राउट नहीं है इसका। ओके। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और आपको एक मैप दिया जाता है। ओके। वो जीपीएस में कोऑर्डिनेट्स डालते हैं आप, और वो बेसिकली एक लाइन वो होती है। उसी वक्त जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे रेस स्टार्ट होने लगती है तब आपको मैप दे दिया जाता है? बिल्कुल मैप दे दिया जाता है और आपको बिल्कुल एक अनजान घोड़ा पकड़ा दिया जाता है जिसके ऊपर काठी भी आपने खुद डालनी है, ब्राइडल भी खुद डालना है, चढ़ना भी खुद है। और अगर रात को कहीं आप जंगल में कैंप कर रहे हैं, वो भाग गया, तो उसके बाद आपको चल के वो हो सकता है शायद 40-50 किलोमीटर वापस चल के कैंप पे जाना पड़े और दोबारा से एक नया घोड़ा दे। अच्छा, तो वो घोड़े सिलेक्शन की अमल क्या होती है? क्योंकि जो नॉर्मल रेस होती है उसमें तो आपका अपना हॉर्स बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या ये कोई किस तरह से सिलेक्ट, आपको किसी ने कमजोर घोड़ा पकड़ा दिया और रास्ते में वो लेके बैठे हुए हैं आप जी, उसको? तो रेस में टोटल जो है तकरीबन 1500 घोड़े यूज़ होते हैं। और अच्छा। हर राइडर अब 45-46 राइडर हैं। हर राइडर जो है वो 25 से 28 घोड़े राइड करता है। रेस से पिछला जो टाइम है, मंगोलिया में ठंड ज़्यादा होती है तो वो सारे घोड़े बस खुले छोड़े हुए होते हैं और वो वो कोई जंगली स्पेसिफिक नस्ल होती है? मंगोल घोड़े जो हैं, अच्छा। तो उधर के लोकल घोड़े हैं, वो जंगली भाग रहे होते हैं, बस ना महीनों तक खुले होते हैं। तो वो रेस के लिए उनको पकड़ के वापस लेके आते हैं। तो अच्छा, वो उनसे- trained नहीं वो होते? ट्रेंड नहीं होते। ओके। तो वो बैठते भी तंग करते हैं जो है, मगर वो स्टडी घोड़े हैं ना कि वो आपको लंबे लंबे डिस्टेंस तक तेज भाग के वो ले जाएंगे। 30-40 किलोमीटर का फासला है तो वो नॉन स्टॉप भाग के आपको ले जाएंगे। आप घोड़ा चेंज करें और फिर आगे जाएं और फिर अगले स्टेशन पे चेंज करें और फिर आप जाते रहें। अच्छा, इसकी रूल्स और पेनल्टीज क्या होती हैं गेम की? ग्रेट क्वेश्चन जी। इसमें होता ही है कि ये ना सिर्फ राइडर का बल्कि घोड़े का टेस्ट, और ये टेस्ट है कि आपने अपने घोड़े का ख्याल भी कितना रखा है। तो जब आप एक स्टेशन पे पहुंचेंगे, वहाँ पे वेट जो डॉक्टर होते हैं घोड़े का, सबसे पहले वो आएगा। वो इंसान की परवाह नहीं करते, वो घोड़े को सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका हार्ट रेट कितना है। 56 बीट से कम होना चाहिए। अगर 56 बीट से ज़्यादा है तो आपको टाइम की पेनल्टी पड़ जाएगी। अच्छा। वैसे अगर आप यही रेस करें अमेरिका में कहीं जाके और अगर हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। चूंकि इस रेस के अंदर इतने ज़्यादा घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो वो आपको कैसे डिस्क्वालीफाई मेंटेन रखते हैं घोड़े का? अब बहुत तरीके से उसको चलाना पड़ता है। और जैसे ही आपका स्टेशन आने लगता है, आप घोड़े से उतरते हैं, काठी उतारते हैं और 1 किलोमीटर का तवील फासला पैर पे तय करते हैं, काठी कंधे पे लेके मेक श्योर करते हैं कि घोड़ा ठंडा हो जाए, उस पर पानी फेंकते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। और जब उसके बाद आप स्टेशन पे जाते हैं, हार्ट रेट चेक होता है, उसको वो मेक श्योर करते हैं हाइड्रेशन ठीक है, उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई। किसी भी ऐसा पॉइंट के ऊपर अगर आप क्वालिफाई उस पॉइंट पे ना करें तो वो आपकी टाइम पेनल्टी दे देते हैं, जो कि 2 से 3 घंटे हो सकती है, जिसका मतलब है आपको रुकना होता है? आपको रुकना होता है और पीछे से राइडर्स आके आगे निकल और ये जाएंगे। टीम की सूरत में आपको आगे बढ़ना होता है या मतलब जो टीम मेंबर्स डिफरेंट है वो डिफरेंट राउट्स ले सकते हैं? हम लोगों की कोशिश यही होगी कि सारे इकट्ठे रहें, लेकिन रहें। जैसे आप सोच सकती हैं कि 28 घोड़े, 10 दिन, इतने ज़्यादा राइडर्स और दुश्वार रास्ते, पहाड़ आएंगे, दलदल आएंगे, दरिया आएंगे, तो एक्सीडेंट्स के इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा खास आज तक मतलब क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, कोई डेथ्स भी रिपोर्ट होती हैं या इंजरीज होती हैं? जी उसके बाद ऐसी कुछ इंजरीज लोगों ने कैरी की,
जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 राइडर्स हैं जिनका बाद में जी बिल्कुल इंतकाल हुआ। अच्छा, जब आप रेस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपना सामान लेके जाने की भी लगेज की होती इजाज़त, खाने पीने का क्या करते हैं जब 10 दिन के लिए आप बस निकल पड़े हैं? जी, आपको एक बैकपैक अलाउड होता है और उसमें आपको 5 किलो वजन अलाउड होता है ना, 5 kg। ओके। अब वो 5 kg आपकी पूरी रेस आपके साथ चलेगा। अगर आप 7, 8, 9, 10 दिन जितने भी आप रेस खत्म कर रहे हैं तो उस 5 किलो में आप क्या क्या लेके जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। उसमें आपका स्लीपिंग बैग भी है, आपकी मेडिकल सप्लाईज भी हो सकती हैं, यू नो, और फ्लैश लाइट, बैटरीज, काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ का वजन है। तो वो एंड में मेरे ख्याल में खाने पीने की चीज़ों के लिए शायद एक किलो ऑन द वे जैसे वो हम चैनल्स पे देखते हैं जैसे वो जंगली वो ये मिला, ये खा लिया, घास पौधे खा लिए, नहीं तो वो आप वहाँ पे निकाल के खा ली, वैसे पकड़ के खा रहे हैं, कीड़े खा लिए। कैंप पे मिलता है खाना आपको ना, तो हर स्टेशंस बने होते हैं, स्टेशन हर 35-40 किलोमीटर के बाद स्टेशन है जहाँ आप घोड़ा चेंज करते हैं। तो वहाँ पे जो है व्हाट वुड यू से कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए? फिटनेस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिम के 1 घंटे के सेशन के अंदर तकरीबन 5 से 600 कैलोरीज बर्न होती हैं। इसमें आपने कम से कम काठी पे 12 घंटे राइड करना है, तो आप एक दिन के अंदर 5 से 7 हज़ार कैलोरी बर्न करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि आप दिन में 2 से 3 पाउंड। आई एम सो सॉरी, टाइम इतना कम है, मेरे पास इतने सारे सवाल थे अबाउट दिस इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने कभी भी नहीं सुनी थी इस रेस के बारे में। लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें जो कि बहुत शॉर्ट और ब्रीफ हो लेकिन लोगों के लिए हेल्प आउट करे कि अगर वो इस खेल को अपना पार्ट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, वी वांट टू मेक पाकिस्तान प्राउड, इंशाल्लाह वी वांट टू ब्रिंग द ट्रॉफी होम। और आप हमें रीच आउट करें, हम आपको इस स्पोर्ट के बारे में बताएंगे भी और इंशाल्लाह एजुकेट भी करेंगे जी। और वेबसाइट पे जो है वो लाइव रेस वो लोग दिखा रहे होंगे हर बंदे के हर मुल्क के बंदे ना कौन सा रेस में कहाँ पे है, क्योंकि 7, 8, 9 दिन की लंबी रेस है। तो अगर कोई हमें फॉलो करना चाहता है वेबसाइट पे बिल्कुल फॉलो करे, सपोर्ट करना चाहता है करे। अगर हमें मैसेज मिलता है वहाँ कैंप पे कि जी पाकिस्तानी चेयर कर रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट ऑफ लक, वी हैड अ वेरी शॉर्ट टाइम और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं कि हमारा नाम आप जाएं बाहर और रोशन करें। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच। यहाँ पे दोबारा से कल हाजिर होंगे, हमारा शो का टाइम खत्म हो गया है, हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।